नमस्कार, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अभी भी बंद पड़ा हुआ है। वहीं जोगीधारा के पास फिर से पहाड़ी से मलबा आया है। पहाड़ी से बोल्डर गिरे हैं जिनकी चपेट में आने से बाल बाल बचे हैं एसडीआरएफ के जवान जो सड़क को खोलने का काम कर रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अचानक से पहाड़ी से बोल्डर गिरने लगते हैं और सड़क खोलने का काम कर रही एसडीआरएफ की टीम जान बचाकर भागती है। वहीं बीआरओ की मशीन भी बोल्डर की चपेट में आ गई है। आपको बता दें कि जोगीधारा के पास मंगलवार को भारी भूस्खलन हुआ था और तभी से हाईवे बंद है। हालांकि कुछ देर के लिए पैदल आवाजाही जरूर शुरू हुई, लेकिन वो भी बहुत खतरनाक बनी हुई है। बंद हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन टीम को अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई है क्योंकि पहाड़ी से रुक रुक कर मलबा नीचे गिर रहा है। एक बार फिर से आप देखिए, मलबा गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। एसडीआरएफ की जो टीम यहाँ रास्ता खोलने की कोशिश कर रही थी, उसने भागकर अपनी जान बचाई। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग मंगलवार सुबह से बाधित है और अब जिस तरीके से यहाँ पे हालात हैं और 12 घंटे इस मार्ग को खुलने में लग सकते हैं, उससे ज्यादा का समय भी लग सकता है। आप देखिए, अभी 1-1.5 घंटे पहले यहाँ पे मशीन के ऊपर एक बहुत बड़ा बोल्डर गिरकर नीचे आ गया है। जो आरओसी मशीन है वो इस समय क्षतिग्रस्त हो गई है, वो काम नहीं कर रही है क्योंकि वहाँ पे डीलिंग किया जाना था इस बड़े बोल्डर पर, लेकिन अब वो काम नहीं हो पा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बद्रीनाथ धाम जाने वाले और हेमकुंड साहिब जाने वाले जो हजारों यात्री हैं वो इस समय जोशीमठ में फंसे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश भी की जा रही है। बीआरओ कई प्लानिंग बना चुका है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और पत्थर गिरने की वजह से हर प्लानिंग पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हो रही है। बीआरओ के कर्मचारी यहाँ पे कमलापति जी हमारे साथ मौजूद है। सर, कितनी दिक्कतें हो रही हैं? देखते हैं बारिश होने से जो है अचानक ऊपर से पत्थर आ रहा है, इसकी वजह से हमारा आरओसी दब गया है। इसके लिए हम दूसरा आरओसी बंदोबस्त करके अगला काम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा एक बताया जा रहा है मजदूर पे भी चोट लगी है, उसकी एक आदमी की चोट लगी है, सेफ है। तो पैदल यात्रा भी अभी बंद कर दिया? नहीं, हमारे तरफ से कोई बंद नहीं है और प्रशासन है इसके लिए। तो प्रशासन पैदल यात्रा शुरू कर सकता है, ये बीआरओ का कहना है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे लग नहीं रहा है कि पैदल यात्रा भी शुरू करना संभव रहेगा। नितिन सेवाल, न्यूज 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जोशीमठ। दरअसल चमोली में कई लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं जहां से बरसात में भूस्खलन का खतरा बना रहता है। वहीं पहाड़ी से मलबा आने से कई घंटों तक सड़क बंद हो जाती है। हालांकि प्रशासन की टीम बंद सड़कों को खोलने का काम करती रहती है, लेकिन बारिश में लैंडस्लाइड जोन बड़ा खतरा बने हुए हैं। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से पोलिंग पार्टियां फंस गई थीं। अब 4 पोलिंग पार्टियों को हेलीकॉप्टर के जरिए गोपेश्वर के लिए रवाना किया गया है। जोगीधार के पास बद्रीनाथ हाईवे बंद है, जिसकी वजह से पोलिंग पार्टियां फंसी हुई थीं। पौड़ी में ऋषिकेश ब्रह्मपुरी से रुद्रप्रयाग तक 45 लैंडस्लाइड जोन मुसीबत का सबब बने हुए हैं। नेशनल हाईवे 58 पर मानसून के सीजन में कई लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो जाते हैं, जहां से पहाड़ी से भारी मलबा आने का खतरा बना रहता है और यात्रियों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। हालांकि कई स्लाइडिंग जोन का ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लैंडस्लाइड जोन से हल्की बारिश में ही मलबा सड़क पर आ जाता है। पहले भी प्रिपेयर्डनेस को लेकर के एक बैठक की गई थी, तो उसमें श्रीनगर के नगर निगम के आयुक्त महोदया एवं जो एसडीएम हमारी, उन्हें मैंने निर्देशित किया है कि वो उपरोक्त क्रम में आवश्यक कार्रवाई जो की जानी है करवाएं। जैसे रुद्रप्रयाग तक 45 लैंडस्लाइड चिन्हित है, जिसमें हमारे 10 लैंडस्लाइड पर कार्य गतिमान है। बरसात में भी हमारे द्वारा मशीनें जगह जगह जहां पर हमारे स्पॉट्स हैं जहां पर लैंडस्लाइड होना संभावित है, वहां पर लगाई गई हैं। नैनीताल शहर के लिए खतरा बनी पहाड़ियों पर ट्रीटमेंट के काम होंगे और इसके लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कार्य योजना तैयार की गई है। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी चाइना पीक के स्थायी ट्रीटमेंट के लिए योजना पर काम किया जा रहा है, तो मानसून के दौरान लोगों को बोल्डर से बचाया जा सके, इसके लिए भी ऊपरी क्षेत्र में शॉर्ट टर्म वर्क प्लान चल रहा है। जिला प्रशासन की टीम ने बाकायदा इसके लिए पूरे इलाके का निरीक्षण किया। वहीं नैनीताल शहर के बीच आवागढ़ राजभवन रोड रैमजी अस्पताल के पास बने नए स्लाइडिंग जोन में भी ट्रीटमेंट वर्क प्लान बनाया जा रहा है। लोगों ने एक नेशनल करने के उपरांत उसके लिए भी हम लोगों ने चैन लिंक फेंसिंग ऑफ हाई स्ट्रेंथ एक टेक्नोलॉजी के तहत जाकर अगर पत्थर ऊपर से नीचे गिरते हैं तो उसको रोकने के लिए फिलहाल एक शॉर्ट टर्म कार्य योजना, तो कि
आपदा के दौरान प्रभावित हो सकती है, उस पर कार्य करने का निर्णय लिया है। बागेश्वर में 25 गांव के 326 परिवार आज भी विस्थापन का इंतजार कर रहे हैं। मानसून के सीजन में कई परिवार खौफ के साए में रहते हैं। कैसे हालात वहां देखने को मिल रहे हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सेरी बागेश्वर का एक सुंदर गांव। यहाँ से हिमालय के ऐसे देदार होते हैं जो कहीं और से नहीं होते, लेकिन सेरी भी उन 25 गांव में से एक है जो 2002 से विस्थापन का लंबा इंतजार कर रहा है। गांव में भूधसाव मुसीबत बना हुआ है और लोग परेशान हैं। इतनी मुसीबत हालत हुई, रोने जैसे लग रहे हैं। सुबह उठ के घर में जा रहे हैं, रात भर जग रहे हैं, कहीं टूट के मरी नहीं जाए घर पे। सुबह सुबह सब मेहमानों का कॉल आ रहा है, तुम जिंदे हो या मर गए हो करके। देख रहे हैं हमारे घर की समस्या। अभी समय से परेशान है, 2004-05 से तो हम लोग परेशान है। आप देख ही रहो, ये आप इधर उधर सारे दरारे पड़े हुए हैं। कभी भी बाई चांस से बारिश ज्यादा होती है हम लोगों के लिए तो हम तो जागे रह जाते हैं। कभी सोने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई प्रशासन कोई देखने वाला है नहीं है। सेरी में लगातार भूधसाव की वजह से 32 परिवार का विस्थापन होना था, जिसमें से 12 परिवार को विस्थापित कर दिया गया है। लेकिन जो 19 परिवार हैं अब भी यहाँ रह रहे हैं। उनके घरों के हाल काफी खस्ता हाल है। कोई आदमी दब जाएगा, मर जाएगा। कितने परिवार है यहाँ से भागे। मैं खुद कितना परेशान हो चुका हूँ। बच्चे चले गए इधर भाग के, और गाय बच्चों के लिए रहने की जगह नहीं है, हमारे लिए रहने की जगह नहीं है, आजीविका का कोई साधन नहीं हो रहा है यहाँ पर। और बरसात में हर आदमी को रात भर जागना पड़ रहा है। विस्थापन की प्रक्रिया गतिमान है, जिनमें से कुछ हमारे विस्थापित हो भी गए हैं, कुछ परिवार बचे हैं। उनका भी पैसा जो है एसडीएम्स के पास है। और भूमि चयन की कार्रवाई गतिमान है। जैसे गुरुद्वारे की बात करें, 3 बार भूमि चयन की गई है, लेकिन लोगों की आम सहमति नहीं बनी है, जिस पर मानसून के सीजन में सेरा गांव के लोग खौफ में हैं, क्योंकि गांव में भूधसाव हो रहा है, जो तेज बारिश में कहर बरपा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बरसात की सीजन में कई सड़कें खराब हुई हैं, जिन्हें जल्द ही ठीक किया जाएगा। केंद्रीय राज्य पर्यटन मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि बारिश और भूस्खलन से जो सड़कें खराब हो गई हैं, उन्हें जल्द ही ठीक करवाया जाएगा। बरसात में कोई ना कोई नुकसान पहाड़ों के अंदर होता ही है, क्योंकि हमारी भौगोलिक स्थितियां ऐसी रहती हैं। और कुल मिलाकर के हमने लगभग एनएच की रोडें, एनएचआईडीसीएल की, बीआरओ की सारी रोडें हमने खुलवा दी हैं। स्थानीय आधार पर छोटी पीएमजीएसवाई की और स्टेट सेक्टर की रोडें हैं, उस पर जो नुकसान हुआ है उस पर भी काम चल रहा है। बहरहाल हमारा लगभग आवागमन उत्तराखंड के मेन सड़कों से पूरा हुआ है, और किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी तो हम भारत सरकार से और राज्य सरकार के सहयोग से मार्गों को चुस्त दुरुस्त करेंगे, लोगों को सुविधा मिले, इसमें ज्यादा बाधित ना हो, इस दिशा में काम चल रहा है। सरकार की सारी हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं वो लगी हुई है। उत्तराखंड में एक बार फिर से तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 4 जिलों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल के लिए अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी में तेज बारिश की आशंका है। फिर 13 जुलाई से 16 जुलाई तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। खबर बागेश्वर से, जहां पर कई क्षेत्रों में पानी की दिक्कत हो रही है। लगातार पानी बरसने के बाद भी लोगों को पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। बारिश के कारण नदियों से गंदा पानी घरों में सप्लाई हो रहा है, जिसके चलते लोग कई किलोमीटर दूर जाकर जल स्रोतों से पानी लेकर आ रहे हैं। बागेश्वर के धपोली, मनकोट, लकड़ीथल, मजिया खेत, मंडल सेरा में स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। बरसात की वजह से गंदा पानी आ रहा है, इसलिए हम गतेरे से लेके आ रहे हैं पानी खाना बनाने के लिए और पीने के लिए। पहाड़ों में पानी की दिक्कत हमेशा के लिए दूर हो सकती है। लघु सिंचाई और उरेडा ने प्राइवेट संस्थानों के साथ मिलकर एक ऐसा प्रयोग किया है जिससे बिना बिजली के ही पानी लिफ्ट हो जाएगा। और ये उत्तराखंड में ऐतिहासिक प्रयोग पहली बार पिथौरागढ़ में हुआ है। पहाड़ों में नदी के साथ गाढ़ गधेरों में साल भर पानी बहता है, लेकिन ये पानी लोगों से दूर होने के कारण उनकी जरूरतों को पूरा कर नहीं पाता। यही वजह है कि नदियों से घिरे उत्तराखंड में हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा रहता है। लेकिन अब ये संकट आसानी से दूर हो सकता है। उत्तराखंड में पहली बार पानी से पानी देने की तकनीक पर काम किया जा रहा है।
द्वालीसेरा गांव में यह प्रयोग पूरी तरह से सफल भी रहा है। हाइड्रो पावर तकनीक पर आधारित इस पंप से साल भर एक गांव बिना बिजली के पानी पी सकता है। ये जो यूनिट हमने लगाया है ये बिना बिजली के आपको पंप से पानी को लिफ्ट करने के लिए है और इसका कॉन्सेप्ट हाइड्रो पावर का ही है, जो मिनी हाइड्रो पावर है। इसको हम पंप एज टरबाइन कहते हैं। इसमें एक हम पंप को यूज कर रहे हैं एज ए टरबाइन। 2 किलोवाट कैपेसिटी के पंप से 50 मीटर तक की ऊंचाई पर आसानी से पानी पहुंचाया जा सकता है। हैरानी की बात यह भी है कि ये पंप 24 घंटे पानी लिफ्ट करा सकता है। 2 किलोवाट के पंप को इंस्टॉल करने की लागत भी 10 से 12 लाख के बीच ही आती है और जरूरत पड़ने पर इस पंप से बिजली भी बनाई जा सकती है। किर्लोस्कर ब्रदर्स इससे पहले केरल, महाराष्ट्र और हिमाचल में इस तकनीक से कई इलाकों को पानी के संकट से मुक्ति दिला चुके हैं। जो नदी नाले हैं उनसे 12 मास पानी रहने वाले, उससे हम टेप करके उसको ऊंचाई वाली जगहों में ले जाके सिंचाई का काम या पेयजल के लिए या उधर से पाइप से ग्रेविटी से 2-3 किलोमीटर आगे तक बढ़ा सकते हैं। इससे जो बेनिफिट है इसका ये है कि अगर जो हमारा हेड है, अगर गधेरा है नदी पे हमने हेड बनाया है, एक तो इंस्टॉलेशन इजी है, छोटा इक्विपमेंट है। दूसरा है कि अगर डिस्चार्ज लीन पीरियड में थोड़ा कम भी होता है तो ये कम डिस्चार्ज में भी जो है, कम पानी के डिस्चार्ज में भी ये आपको जो है अच्छा आउटपुट दे सकता है। पानी से पानी लिफ्टिंग तकनीक से पेयजल के साथ ही सिंचाई की जरूरतों को भी पूरा किया जा सकता है। पहाड़ों में छोटी जोत पर खेती और बागवानी होती है। ऐसे में खासकर छोटे काश्तकारों के लिए ये तकनीक खासी फायदेमंद साबित हो सकती है। द्वालीसेरा के सफल प्रयोग के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इसका फायदा सभी जरूरतमंदों को मिल सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के केदार घाट में नदी किनारे कुछ बच्चे नहा रहे हैं, जिनका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इन दिनों भागीरथी का पानी काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में नदी किनारे नहाना जोखिम से भरा हो सकता है और जलस्तर बढ़ने पर हादसा भी हो सकता है। वहीं पुलिस ने सभी बच्चों को केदार घाट जाकर समझाया और नदी किनारों से दूर रहने की सलाह दी। ऋषिकेश में राम झूला खस्ताहाल है, जिससे सीमित संख्या में ही पर्यटकों की आवाजाही हो पा रही है। वहीं 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और भारी संख्या में शिव भक्त ऋषिकेश नीलकंठ महादेव जल लेने के लिए आते हैं। लक्ष्मण झूला पुल आवाजाही के लिए पहले से ही बंद है और राम झूला के हाल भी ज्यादा अच्छे नहीं है। ऐसे में कांवड़ के दौरान राम झूला पर आवाजाही का दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। ये जो पुल है इसको मैं सरकार से कहती हूँ कि इसको थोड़ा सुधारो और अच्छा करो, ताकि बहुत टूरिस्ट लोग इधर आते हैं देखने के लिए, उनके लिए अच्छा होगा, सेफ भी होगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे देखने को आते हैं। तो फिर सब ये उत्तराखंड के गवर्नमेंट तक यह पहुँचाना चाहती हूँ कि ये पुल को सुधारे और अच्छा बनाए। राजधानी देहरादून में चोरी छिपे जमकर पेड़ों का अवैध कटान हो रहा है। आज मसूरी फॉरेस्ट डिवीजन की टीम ने रामपुर रेंज के नेहरू ग्राम में छापा मारकर अवैध रूप से काटे गए 5 पेड़ बरामद किए हैं। वन विभाग की टीम को देखकर लकड़ी तस्कर वहां से भाग निकले। वन विभाग ने मौके पर मौजूद एक बाइक को कब्जे में लिया और साथ ही इरशाद नाम के आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसकी तलाश की जा रही है। में कुछ पेड़ काटे गए हैं तो मैंने टीम वहां मौके पे भेजी, तो वहां पे 3 पेड़ साल के, एक जामुन का और एक कोकाट का पेड़ कटा हुआ मिला। मौके से जो काटने वाले थे वो भाग चुके थे और तब हमने वो सारी लकड़ी अपने कब्जे में ली और जो भाग गए थे उनमें से एक की मोटरसाइकिल वही थी, वो भी हमने अपने कब्जे में ली। पता करने पर पता चला कि वो इरशाद नाम का व्यक्ति है जो कि वहां से भागा हुआ है। बाकी हमने उस पर मुकदमा दायर कर दिया है। रुद्रप्रयाग में आज दिवंगत शैला रानी रावत का अंतिम संस्कार किया गया। गुप्तकाशी के त्रिवेणी घाट पर दिवंगत शैला रानी रावत का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं घाट पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि मंगलवार को शैला रानी रावत का निधन हुआ था। वो कैंसर की बीमारी से पीड़ित थीं। शैला रानी रावत केदारनाथ से बीजेपी की विधायक थी। हरिद्वार जिले के गांव में भी मकान बनाने के लिए अब प्राधिकरण से नक्शा पास करवाना होगा, क्योंकि घाड़ क्षेत्र के विकास परिषद को हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में मर्ज किया गया है। इसमें 3 विकास खंडों की 125 ग्राम पंचायत को शामिल किया गया है। इन ग्राम पंचायतों में अब मकान और अन्य भवनों के निर्माण के लिए HRDA से नक्शा पास करवाना होगा। जल्द ही इस क्षेत्र का ड्रोन सर्वे करवाया जाएगा और लोगों के बीच जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। इसमें लगभग 125 गाँव हैं।
ज़्यादा देखिए वो तो डेफिनेटली होती है दैट कि अगर नियम अनुसार ही हमें डेवलपमेंट करना है। इसमें हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि ड्रोन सर्वे हो जाए ताकि आज की वास्तविक स्थिति हमारे पास आ जाएगी, तो उसको हम लोग एक बेसिकली आप ये कहिएगा कि ज़ीरो लाइन की तरह इस्टेब्लिश कर लेंगे कि इतना डेवलपमेंट इस दिन से पहले हो रखा था। अस्कोट आराकोट यात्रा को 50 साल पूरे हो गए हैं। साल 1974 में शुरू हुई यात्रा हर 10 साल में होती है, जिसमें पदयात्री कई गांवों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ते हैं। इस बार ये यात्रा 25 मई को पिथौरागढ़ के धारचूला के पांगू गांव से शुरू हुई और राज्य के कई जिलों से करीब 350 गांवों से होते हुए आराकोट गांव पर समाप्त हुई। यात्रा में पद्मश्री शेखर पाठक, युवा कवि हर्ष काफर, प्रोफेसर गिरिजा पांडे समेत कई शोधार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरणविद शामिल हुए। यात्रा के समापन पर देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पदयात्रियों ने पहाड़ की शिक्षा, भूगोल, अर्थव्यवस्था, महिलाओं और बच्चों की स्थिति समेत अलग अलग मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए। जैसा आप पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक वैसा ही है जो आप जिस दुर्गति को लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, वैसा ही है। बस हम लोग देख के आए हैं। हम लोग काली से चलना शुरू किए थे, काली के किनारे से और पब्बर के किनारे तक चलते हुए आए हैं और हमने एक से मंजर देखे हैं। अनुभव ये था कि गांव को, उनमें रहने वाले लोगों को हमने और करीब से जाना है। जो हम बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो उनके दुख दर्द को जानते थे और हमने कहीं ना कहीं पढ़ा था, उनको हमने साक्षात रूप से देखा है और समझने की कोशिश की है। उनके कल्चर में जाके हम इमर्स हुए हैं, उनके देवी देवताओं के बारे में जाना है। अल्मोड़ा के साथ ही कैचीधाम में जल्द लगने वाले जाम से निजात मिल सकती है। टनल और 2 लेन हाईवे बनने का ऐलान केंद्र में सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा ने किया है। अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के मैदान को जोड़ने वाला एकमात्र हाईवे भवाली खैरना है, लेकिन कैचीधाम में रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटकों के आने पर कई बार भारी जाम लग जाता है। कई बार तो लोगों की ट्रेन भी जाम में फंसने के कारण छूट जाती है। वहीं अब व्यापारी कैचीधाम के पास बाईपास और 2 लेन हाईवे की मांग कर रहे हैं। सर, कैची के नहीं होने से टूरिस्ट काफी मात्रा में आता है और कैची पे ही रुक जाता है। उस कैची में जब जाम की समस्या तो पूरा पहाड़ का टूरिज्म, व्यापार सब खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे करके। मैं सड़क परिवहन मंत्री जी से भी मांग करूंगा, अगर जो कैची में उनका जो प्रस्ताव है टनल और रोडों को अगर उसको फटाफट अगर जल्द से जल्दी बनाए तो उससे हमारे पहाड़ का टूरिज्म भी होगा और पहाड़ का व्यापार भी काफी बढ़ेगा। अल्मोड़ा से हल्द्वानी 100 किलोमीटर का सफर तय करने में सिर्फ 3 घंटे लगते हैं, लेकिन आजकल 5 घंटे से ज्यादा का समय सिर्फ हल्द्वानी जाने में ही लग जा रहा है। वहीं अब कैची में टनल और ज्योलीकोट से लेकर अल्मोड़ा, रानीखेत, चौखुटिया और गढ़वाल तक 2 लेन बनाने की घोषणा सड़क परिवहन राज्य मंत्री ने की है। इस रोड में भी एक नई रोड हम स्वीकृत उसकी DPR हम सेंक्शन कर रहे हैं, जो ज्योलीकोट से भवाली और भवाली से खैरना होते हुए अल्मोड़ा और अल्मोड़ा से रानीखेत मचखाली के पास, वहाँ से द्वाराहाट चौखुटिया होते हुए पांडोखाल होते हुए हम इसको आगे गढ़वाल के में मिला देंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री की घोषणा के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि कैची के पास लगने वाले जाम से निजात मिलेगी और यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।